नमस्कार बच्चों, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कक्षा 9वीं विज्ञान के अंतर्गत आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है जीव जनन कैसे करते हैं, यानी जनन। बच्चों, आप लोगों ने जैव प्रक्रम पढ़ा है। जैव प्रक्रम में आप लोग जानते होंगे कि कुछ जैव प्रक्रम ऐसे हैं जो जीवित रहने के लिए आवश्यक है, जैसे श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, परिवहन इत्यादि। तो ये सब ज़रूरी है किसी भी जीव में इस प्रक्रिया को होने के लिए, ताकि वो सरवाइव कर सके, जीवित रह सके। बच्चों, कुछ ऐसी भी जैव प्रक्रियाएं हैं जो जीवों को जीने के लिए तो ज़रूरी नहीं है, पर इसका होना आवश्यक है। अब मन में प्रश्न उठेगा कि जब जीने के लिए ज़रूरी नहीं है, उन्हीं में से एक जैव प्रक्रम है जनन, कि जब जीने के लिए यह प्रक्रम ज़रूरी नहीं है, फिर जनन होना किसी भी जीव में क्यों ज़रूरी है। तो बच्चों, हम सब जानते हैं कि जैव प्रक्रम तो जीने के लिए ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ जीवित कोई भी जीव धरती पर आया है, चाहे पौधे हो या जीव हो, कुछ दिन के बाद वो ख़त्म हो जाते हैं। अगर वो ख़त्म हो गए और उनके बाद उनकी कोई पीढ़ी नहीं रही, तो वो जीव तो वहीं समाप्त हो जाएगा। और प्रकृति में जितने भी जीव आए हैं, हर का एक दूसरे से संबंध है। तो किसी भी जीव का ख़त्म होना यानी पर्यावरण को प्रभावित करता है। कहने का अभिप्राय यह है कि जनन किसी भी जीव की संतति को कायम रखने के लिए, संतति मतलब उसकी आने वाली पीढ़ी को कायम रखने के लिए ये आवश्यक है। यह जनन जीने के लिए तो आवश्यक नहीं है, पर उसकी आगे की पीढ़ी, उसके बाद की पीढ़ी इस धरती पर जिंदा रहे और वह जीवित रहे, इसके लिए जनन की आवश्यकता है। और यही वजह है कि सारे जीव जनन करते हैं। अब आते हैं कि जनन है क्या। तो जनन में सभी जीव अपने ही जैसे जीव की उत्पत्ति करते हैं, यानी अपने समान जीव की उत्पत्ति करने को जनन कहते हैं। अपने समान जीव की उत्पत्ति करते हैं। तो अब अपने समान जीव की उत्पत्ति करते हैं। बहुत सारे जीव जो हैं एक कोशीय हैं, बहुकोशीय हैं। आप लोगों ने पढ़ा भी है एक कोशीय बहुकोशीय जीवों को। पौधे हैं, जंतु हैं। तो क्या आपके मन में तो सवाल उठ रहा होगा कि क्या ये सारे जीव एक ही तरह से जनन करते हैं? क्या लगता है आपको कि सारे जीव एक ही तरह से जनन करते हैं? नहीं, जैसे जो जीव हैं उनके जनन की प्रक्रिया भी थोड़ी अलग है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि जनन क्या एक ही तरीके से होता है? नहीं, ये जनन जो है आपको दो तरीके से होते हैं। एक है अलैंगिक जनन, और दूसरा क्या है? दूसरा है लैंगिक जनन। अब जानते हैं कि लैंगिक और अलैंगिक जनन किसे कहते हैं। अलैंगिक जनन में है कि किसी भी जीव का सिर्फ एक ही भाग लेता है, एक ही व्यष्टि भाग लेता है। एक ही व्यष्टि मतलब एक ही इंडिविजुअल, जिसमें दोनों की आवश्यकता नहीं होती। जो ऐसा जनन जिसमें सिर्फ एक ही व्यष्टि भाग लेता है और नए जीव की उत्पत्ति करता है, उसे अलैंगिक जनन कहता है। लैंगिक जनन में दो व्यष्टि का होना जरूरी है। दो व्यष्टि से अभिप्राय है कि नर युग्मक और मादा युग्मक का होना जरूरी है, यानी मेल गैमीट और फीमेल गैमीट जब फ्यूज करके बनते हैं तो नए जीव की उत्पत्ति होती है, नए संतति बनते हैं। अब चलते हैं, सब लैंगिक जनन को हम लोग बाद में डिटेल में देखेंगे। अब चलते हैं अलैंगिक जनन की ओर। तो अलैंगिक जनन भी कई तरह के होते हैं। आप लोग प्रकृति में जानते हैं एक कोशीय जीव भी हैं, बहुकोशीय जीव भी हैं। तो अलैंगिक जनन कई तरह के होते हैं। इसमें जैसे पहला है विभाजन द्वारा।
अब विभाजन द्वारा, जैसे अमीबा एग्जाम्पल है, बैक्टीरिया एग्जाम्पल है, कि विभाजन में क्या होता है कि एक जीव डिवाइड होकर के दो में बढ़ जाता है। यानी एक ही पेरेंट सेल जो है वो कुछ दिनों में अपने अंदर के कोशिका द्रव्य और न्यूक्लियस को बढ़ा करके बढ़ाता है और दो में विभाजित हो जाता है। यानी इस तरह के विभाजन में, इस तरह के अलैंगिक जनन में जो पेरेंट सेल है, पेरेंट कोशिका जो है, वो नई कोशिकाओं के बनने के बाद पुरानी कोशिका यानी समाप्त है, क्योंकि यही कोशिका दो में विभाजित हुई। तो इसे, इस तरह के विभाजन को द्विविभाजन या बाइनरी फिजन भी कहते हैं। द्विविभाजन या बाइनरी फिजन। द्विखंडन विधि भी कहते हैं, द्विखंडन भी कहते हैं। और इसी विभाजन में कभी कभी होता है कि परिस्थितियां विपरीत रहती हैं, यानी समान परिस्थिति नहीं रही, तो उस केस में होता है क्या है कि पेरेंट सेल अंदर अंदर में ही विभाजित होकर 1 से 2, ये 2 से फिर 4 बने, 4 से 6, और बाहर एक कड़े आवरण का निर्माण करते हैं जिसे कि सिस्ट कहते हैं। और जब परिस्थितियां समान हो जाती हैं तो ये सभी बाहर निकल कर के सिंगल सिंगल इंडिविजुअल में बदल जाते हैं। तो इस तरह को बहुविभाजन कहते हैं। बहुविभाजन यानी मल्टीपल फ्यूजन। इस तरह को क्या कहेंगे? मल्टीपल फ्यूजन, बहुखंडन। तो बच्चों, अलैंगिक जनन में विभाजन में 2 तरह के देखे। इसके आगे भी अलैंगिक जनन में और विभाजन होते हैं, जैसे मुकुलन। अलैंगिक जनन की और विधियां हैं। जनन की और एक विधि है जिसे कहते हैं मुकुलन। ये ईस्ट या हाइड्रा में होता है। इसमें क्या होता है कि जो पेरेंट कोशिका होती है, पेरेंट सेल जो रहते हैं, उसमें जैसे ईस्ट में ही एक पुरानी कोशिका के अंदर एक पहले हल्का सा उभार आता है, फिर एक नई छोटी कोशिका का निर्माण होता है, और ये फिर छोटी कोशिका पेरेंट सेल से अलग होकर के एक नई कोशिका का निर्माण करती है। ये कभी कभी इसमें बहुत सारे चेन भी बनते हैं, और सारे चेन में एक के ऊपर एक से अलग होकर के बहुत सारे नए कोशिकाओं, नए जीवों का निर्माण करते हैं। तो ये जो उसके ऊपर उभार जैसी जो संरचना बनी, इसे ही बड कहते हैं, और या इसको मुकुल कहते हैं, और इसीलिए इसको मुकुलन को अंग्रेजी में बडिंग भी कहते हैं। ये हाइड्रा में भी होता है। हाइड्रा में भी जैसे है कि नए मुकुल का निर्माण हुआ, फिर ये सेपरेट होकर के फिर एक नए जीव का निर्माण कर लेता है, तो मुकुलन हुआ। फिर एक और है, मुकुलन के बाद एक और आता है पुनर्जनन। यानी पुनर्जनन में जैसे स्पाइरोगाइरा है, प्लानेरिया है, इसमें क्या होता है कि एक का भाग प्राकृतिक रूप से या अप्राकृतिक रूप से 2 में विभाजित हो गया। तो होता क्या है कि दोनों पार्ट, ऊपर वाला पार्ट नीचे का भाग ग्रो कर लेता है, और नीचे वाला भाग ऊपर का पार्ट ग्रो कर लेता है, और इस तरीके से 2 नए जीव का, स्वतंत्र जीव का निर्माण हो जाता है। तो इसे पुनर्जनन कहते हैं। इसे उसी तरह से एक और होता है स्पोर फॉर्मेशन। यहाँ जाते हैं, बस एक ही है। एक और है बीजाणुजनन। स्पोर फॉर्मेशन। बच्चों, आप लोगों ने अपने घर में अचार को कभी खराब होते देखा है? अचार खराब, अगर कभी कभी आप अचार को गीले हाथ से निकालें तो कुछ दिन के बाद वो खराब, या जाम भी कभी कभी खराब होते हैं।
तो उसके ऊपर सबसे पहले अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो एक सफ़ेद रंग का ऊपर से पहले सफ़ेद जैसा, जिसको कि हम लोग बोल चाल की भाषा में भुआ लगना भी कहते हैं, तो सफ़ेद परत बन जाता है। और उसको अगर छोड़ दिया जाए कुछ दिन, आप जैसे नहीं फेंकते हैं, तो उसके ऊपर फिर एक काली परत बन जाती है। ये जो काली परत है, कभी उसको हाथ से अगर आपके घर में ख़राब हो जाए अचार या जैम, तो आप देखेंगे उसको छूइएगा तो उसके ऊपर पाउडर जैसा, धूलकण जैसा बहुत बारीक आपके हाथ में, उंगली में चिपक जाएगा। वो जो उंगली में चिपक रहा है उसे कहते हैं स्पोर, यानी वो जितना उंगली में कण जैसा छोटा छोटा बारीक जो चिपका है, वो हर एक नए जीव की उत्पत्ति करने में सक्षम है। इसीलिए आप देखते हैं कि भुआ पहले थोड़ा सा उजला आपका दिखाई देगा और कुछ दिन में देखिएगा कि आपके जिसमें भी अचार रखा हुआ है, जिस बर्तन में, उसमें पूरे में फैल जाता है। इसको और आसानी से आप खुद से भी करके देख सकते हैं। हम आप सभी ब्रेड खाते हैं, तो एक ब्रेड लीजिए या ब्रेड का एक छोटा सा टुकड़ा और उसको हल्का सा पानी छिड़क करके और उसको थोड़ा दिन ढक करके छोड़ दीजिए। आप देखेंगे कि उसके पहले सबसे पहले एक उजला परत बनता है, फिर कुछ दिन के बाद ख़राब हो करके उसके ऊपर एक ब्लैक लेयर बन जाता है। और फिर उसको आप सूक्ष्मदर्शी में देखने, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में देख करके इसके अध्ययन कर सकते हैं। तो एक जीव से कई जीव स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा ग्रो करते हैं और बनते हैं। तो बच्चों, आप लोगों ने अलैंगिक जनन की कई विधियों को आपने देखा, विभाजन के द्वारा, मुकुलन के द्वारा, पुनर्जनन के द्वारा, बीजाणु जनन के द्वारा। तो ये कुछ अलैंगिक जनन की विधियां हैं। चलिए अब थोड़ा सा फिर से हम लोग ये एक रिकैप करते हैं। सबसे पहले जनन किसे कहते हैं? तो अपने जैसे ही जीव की उत्पत्ति करने वाले जब उत्पत्ति करते हैं तो इस प्रक्रिया को जनन कहते हैं। जनन क्यों आवश्यक है? अपनी संतति को कोई भी जीव कायम रखना चाहता है और अपनी संतति को कायम रखने के लिए जनन का होना आवश्यक है, जबकि जीवित रहने के लिए ये उतना आवश्यक नहीं है। जनन में क्योंकि ऊर्जा काफ़ी लगती है जीव की, लेकिन संतति को कायम रखने के लिए आवश्यक है। जनन दो तरीके के होते हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन में जहाँ एक इंडिविजुअल की, एक व्यष्टि की ज़रूरत होती है, वहीं लैंगिक जनन में दो व्यष्टि की ज़रूरत होती है, दो इंडिविजुअल की ज़रूरत हुई। इसमें मादा युग्मक और नग युग्मक का होना अनिवार्य है। ये दोनों मिलकर के ही फिर आगे नए जीव की उत्पत्ति करते हैं। अलैंगिक जनन कई प्रकार के होते हैं, जैसे विभाजन के द्वारा, तो उसमें भी विभाजन भी दो तरह के होते हैं, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन में एक जीव दो नए जीव में विभाजित होता है, यानी पुराना जीव विभाजन में जब भी होता है पुराना जीव खत्म हो जाता है, यानी पेरेंट सेल नए जीव के बनने के बाद पेरेंट सेल नहीं बचते हैं विभाजन में। मल्टीपल फिजन में है कि जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं, अनुकूल नहीं रहती हैं जीव के अनुसार, तो वो विभाजित तो होते रहते हैं पर बाहर एक कड़ी संरचना के अंदर वो सुरक्षित रहते हैं, और जैसे ही परिस्थितियां सामान्य होती हैं, उनके अनुकूल होती हैं, तो वो सारे उससे बाहर आ जाते हैं। मुकुलन, एक ईस्ट या हाइड्रा में एक उभार जैसी संरचना बनती है जिसे मुकुल या बड कहते हैं। ये बड ही पेरेंट कोशिका से सेपरेट होकर के नई कोशिका, नए जीव का निर्माण करते हैं। तो मुकुलन के द्वारा भी एक कोशीय जीव जैसे ईस्ट और बहुकोशीय जीव जैसे हाइड्रा में मुकुलन के द्वारा नए जीव की उत्पत्ति होती है। पुनर्जनन भी एक प्रक्रिया है अलैंगिक जनन का। इसमें जैसे स्पाइरोगायरा, प्लानेरिया आदि में होता क्या है कि इसमें जीव प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से दो या दो से अधिक भागों में विभाजित हो जाता है, लेकिन इन जीवों में खासियत होती है कि अपने जो पार्ट उनके शरीर से अलग हो गए हैं उस पार्ट का फिर से निर्माण कर लेते हैं, और जितने भाग में वो एक दूसरे से सेपरेट होके दो में बने तो दो बनेंगे, अगर तीन में विभाजित हो गए तो तीन बनेंगे, और इस तरीके से नए जीव की उत्पत्ति होती है। इसके बाद आते हैं बीजाणु जनन और स्पोर फॉर्मेशन। बीजाणु
स्पोर यानी डस्ट जैसी संरचना तैयार होती है। ऐसे कई कवक होते हैं जिसमें बीजाणु जनन के द्वारा नए जीव की उत्पत्ति होती है। तो बीजाणु के द्वारा, स्पोर के द्वारा नए जीव की उत्पत्ति होती है। ऐसे कवक के कई एग्जाम्पल हैं। बीजाणु जनन की तो गतिविधि के बारे में आपसे मैंने चर्चा की कि आप एक देखते भी हैं घर में अचार जब हम लोगों का ख़राब हो जाता है तो, और नहीं तो करके भी देख सकते हैं। जैसे ब्रेड लीजिए, उसके ऊपर हल्का पानी छिड़किए और उसे ढक कर के छोड़ दीजिए और देखिए कि क्या होता है। तो कुछ देर में पहले उसके ऊपर उजला परत बनेगा और फिर काले परत का एक निर्माण होता है जिसे कि बीजाणु हम लोग कहते हैं, और उसका अध्ययन आप कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग एक गतिविधि करते हैं। सारे टाइप का की तो गतिविधि नहीं कर सकते, मुकुलन की गतिविधि हम लोग आराम से कर सकते हैं। तो मुकुलन को हम लोग देखते हैं एक गतिविधि के द्वारा। तो चलिए करते हैं वो गतिविधि और जानते हैं अलैंगिक जनन की इस प्रक्रिया को। बच्चों, अभी हम लोगों ने जनन के बारे में जाना, जनन की दो विधियों के बारे में जाना, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन की कई विधियों को जाना, जैसे द्विखंडन विधि, मुकुलन इत्यादि। इसी एक विधि में मुकुलन को आज हम गतिविधि के द्वारा जानेंगे। ये मुकुलन आपको ईस्ट में भी होता है और हाइड्रा में भी होता है। तो इस गतिविधि में हम लोग ईस्ट में देखेंगे कि कैसे मुकुलन की प्रक्रिया होती है। तो चलिए आइए करते हैं एक गतिविधि और जानते हैं अलैंगिक जनन के मुकुलन की विधि को। इस गतिविधि को करने के लिए हमें कुछ आवश्यक सामग्री की आवश्यकता होगी। इस आवश्यक सामग्री को एक एक करके मैं आपको यहाँ दिखा करके बता रही हूँ। आप लोग इस गतिविधि को करने के लिए टेस्ट ट्यूब इस्तेमाल कर सकते हैं या छोटा ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का बोतल भी ले सकते हैं। तो आपके पास जो उपलब्ध हो उसे आसानी से उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। दूसरा, चीनी का घोल जो मैंने तैयार करके रखा है यहाँ। रुई की भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, स्लाइड, ड्रॉपर, ब्रश, इन सब की आवश्यकता हमें बाद में पड़ेगा, और देखने के लिए माइक्रोस्कोप। इसमें भी इस गतिविधि को करने में हम लोगों को इस पाउडर की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो चलिए अब करते हैं गतिविधि को। तो सबसे पहले मैं यहाँ टेस्ट ट्यूब लूँगी और टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा जो मेरे द्वारा बनाया गया चीनी का घोल है उसे मैं थोड़ी मात्रा में यहाँ डालूँगी। इस चीनी के घोल में थोड़ी सी मात्रा मैं ईस्ट का डालूँगी। इसको अच्छी तरह से इसमें हम लोग घुला लेंगे और ऊपर से इसको हम इस रुई की सहायता से इसके मुंह को ब्लॉक कर देंगे। इस तरीके से आप ये जो ऊपर में बचा हुआ ईस्ट है इसे भी डिज़ोल्व कर सकते हैं इसमें। अब इसको 1 या 2 घंटे के लिए हम लोग छोड़ देंगे। इस 1-2 घंटे में होगा क्या कि ये ईस्ट जो इस चीनी के घोल में गया है थोड़ी देर में अपनी वृद्धि करेगा और इसके जनन की प्रक्रिया को हम लोग देख पाएंगे। तो 1-2 घंटे के लिए स्थिरता से हम लोगों को इसे छोड़ देना होगा। बच्चों, 2 घंटे व्यतीत हो चुके हैं। आइए अब इसमें देखते हैं कि इसने कितना ग्रोथ किया है। तो ड्रॉपर की सहायता से इस स्लाइड पर हम इसकी एक बूंद लेंगे
फिर इसे देखेंगे कि ईस्ट का ग्रोथ कैसा है। ईस्ट में बडिंग यहाँ दिख रहा है। चलिए आइए आपको अब दिखाते हैं कि माइक्रोस्कोप में ये ईस्ट का ग्रोथ कैसा दिख रहा है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं, बीच बीच में अगर आप ध्यान से इस तस्वीर को देखें तो कई जगह आपको एक गोले में दूसरा छोटा गोला जुड़ा हुआ साफ नज़र आ रहा है। कहीं कहीं 3 चेन 2 चेन भी दिखाई पड़ रहे हैं। तो यानी अब यही चेन जो है, नीचे जो बड़ा गोला है वो मुख्य ईस्ट है, कह सकते हैं पेरेंट ईस्ट है, और वो छोटा जो है उसका ऑफ स्प्रिंग है। कुछ देर में वो उससे अलग होगा और नए ईस्ट का निर्माण करेगा। कहीं कहीं ये छोटे ईस्ट अलग भी हो गए हैं और नए ईस्ट का निर्माण किए हैं। ये जो बड़े गोले के ऊपर जो छोटा गोला बना हुआ है, इसे ही हम लोग बड कहते हैं, और ये जब अलग होगा, नया ईस्ट बनेगा, तो इस पूरी प्रक्रिया को बडिंग कहते हैं। ये एक अलैंगिक जनन का एक प्रकार है। इस विधि के द्वारा ईस्ट जैसे जीव अपने नई संतति को उत्पन्न करते हैं। तो बच्चों, आप लोगों ने मुकुलन को समझा, देखा। अब एक सारणी की मदद से आप लोग और ज़्यादा जानकारी अवलोकन करके इकट्ठा कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि अवलोकन सारणी एक बनाया गया है इसकी वृद्धि के लिए। तो भिन्न भिन्न सांद्रता आप लोग रखेंगे। तो सांद्रता किसकी बदलेगी? सांद्रता बदलेगी ये चीनी के घोल की। आपको पानी की मात्रा समान सब में रखनी होगी। अगर 3 टेस्ट ट्यूब लेते हैं तो सिर्फ उसमें चीनी की मात्रा बदलेगी। जैसे 1 चाय चम्मच, 2 चाय चम्मच, 3 चाय चम्मच। यहाँ मैंने 1, 2, 3 का ऑप्शन दिया है। आप चाहें तो इसको बदल भी सकते हैं, लेकिन पानी की मात्रा को स्थिर रखिएगा। और 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद और 3 घंटे बाद अवलोकन करिए कि 1 घंटे बाद कितना बडिंग हुआ, 2 घंटे के बाद बडिंग में कितना परिवर्तन है, और 3 घंटे के बाद। और किस में ज़्यादा बडिंग मिला, जिसमें चीनी की मात्रा कम थी या चीनी की मात्रा जिसमें ज़्यादा थी। यहाँ बच्चों कुछ ध्यान देने की भी ज़रूरत है। एक तो ईस्ट हमेशा फ्रेश लेंगे। दूसरा, ईस्ट को डालने में 8 से 10 ml अगर चीनी का पानी है तो 1 चुटकी ईस्ट डालेंगे। उसी के अनुसार से ईस्ट की मात्रा को आप बढ़ा या घटा सकते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो आपको मूलकीलन की क्रिया स्पष्ट दिखाई देगी। अलैंगिक जनन में प्रक्रिया तेज क्यों होती है, यह प्रश्न आप लोगों के लिए दिया गया है। तो इस अवलोकन के बाद इस प्रश्न का आप उत्तर देने में सक्षम होंगे। आप लोगों ने इस गतिविधि के द्वारा अलैंगिक जनन के मुकुलन की प्रक्रिया को समझा। एक सारणी भी दी गई है, उस सारणी को आप ज़रूर गतिविधि करके अवलोकन के द्वारा तैयार करेंगे। तब तक के लिए इतना ही, और आगे की गतिविधि के लिए फिर अगले सत्र में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।